नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है साहित्य का इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास और दर्शन। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इस अर्थ से दो बातें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। पहली यह कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है और दूसरी यह कि उसके अंतर्गत केवल सत्यपरक या वास्तविक घटनाओं को ही स्थान मिलता है। इतिहास के अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियां, घटनाएं, प्रवृत्तियां आदि सभी समाहित होती हैं, यानी अतीत और तथ्यात्मकता के संदर्भ में इतिहास परिभाषित होता है। संक्षेप में कहा जाए तो अतीत के तथ्यों, तत्वों एवं प्रवृत्तियों का वर्णन एवं विश्लेषण जो कालक्रमानुसार किया जाए वह इतिहास है। सामान्यतः आज इतिहास का यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहीं दर्शन का अर्थ है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात जो दिखाई देता है वह दर्शन है। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह आँख, दृष्टि या दृष्टिकोण दर्शन है। कहने का आशय यह है कि इतिहास को व्यक्ति अपनी दृष्टि द्वारा जिस तरह देखता है उसे दर्शन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि दृष्टा या देखने वाले की चेतना में इतिहास की घटना जिस रूप में प्रतिबिंबित होती है उसकी अभिव्यक्ति ही इतिहास दर्शन है। दूसरे शब्दों में यदि समझा जाए तो इतिहास के आंतरिक स्वरूप में प्रवेश कर जब हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वही इतिहास दर्शन है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर कोई कवि अपनी कविता में प्रकृति को चैतन्य या सजीव रूप में उपस्थित करता है। कवि की इसी चेतना का प्रकाशन दर्शन है। परंतु इस बात का दूसरा पक्ष यह भी है कि दूसरे व्यक्ति का दर्शन उक्त संदर्भ में अलग हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तु को देखने का तरीका हर व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग लागू होता है। दर्शन की यह भिन्नता इतिहास के संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदा से आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है, जिस कारण वर्तमान तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। महाभारत में इतिहास को ऐसा पूर्ववृत्त माना गया जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश दिया जा सके। पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार किया। वस्तुतः भारतीय प्राचीन इतिहासकार की दृष्टि या दर्शन मात्र सत्य की खोज तक ही नहीं रही, वरन वह सत्य के साथ साथ शिवम अर्थात कल्याण और सुंदरम यानी सौंदर्य के समन्वय पर केंद्रित रही। व्यवहारिक धरातल पर यह भले ही हमें गुण लगे, परंतु सैद्धांतिक धरातल पर यह सबसे बड़ा दोष कहलाएगा। इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण और ललित शैली उसे कलात्मक रूप प्रदान करते हैं, जिस कारण इतिहास ऐतिहासिकता से विमुख हो जाता है। वहीं पाश्चात्य विद्वानों ने वस्तुपरक दृष्टिकोण, तर्कपूर्ण शैली और गवेषणात्मक पद्धति या अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए इसमें वैज्ञानिकता का समावेश किया है। इतिहास के प्रथम व्याख्याता यूनानी विद्वान हीरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए इसके 4 लक्षण निर्धारित किए थे। पहला यह कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। दूसरा यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानविकी के अंतर्गत है। तीसरा यह कि इसके तथ्य निष्कर्ष पर आधारित होते हैं। चौथा यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। समय के साथ इतिहासकारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया।
इटली के विद्वान विको ने इतिहास का संबंध केवल अतीत से ही नहीं वरन वर्तमान से भी स्थापित किया है। 19वीं शताब्दी में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत को महत्ता मिली, जिसके अनुसार इतिहास का अर्थ घटना समूह का संकलन नहीं बल्कि विकास क्रम की विवेचना है। कार्ल मार्क्स, एंजल्स, मार्गन, स्पेंगलर, टर्नर आदि विद्वानों ने भी इतिहास की व्याख्या विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर की, परंतु यह दृष्टिकोण भी पूर्ण विकसित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेहतर की गुंजाइश मानव जीवन में हमेशा होती है। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका संबंध इतिहास से न हो। यहाँ तक कि इतिहास का भी अपना एक इतिहास होता है। इतिहास में सृष्टि के उद्भव और विकास काल से मानवीय क्रियाकलापों और प्राकृतिक घटनाओं तक का अध्ययन किया जाता है। आरंभ में राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक घटनाओं और राजा महाराजाओं के जीवन चरित्र का संकलन मात्र कर देना ही पर्याप्त समझा जाता था, परंतु बाद में उनकी तत्कालीन परिस्थितियों और परंपराओं का भी वैज्ञानिक विश्लेषण होने लगा। साहित्य भी इतिहास के अंतर्गत समाहित है। इतिहास के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों में साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य का इतिहास यानी साहित्य इतिहास का अर्थ होता है साहित्य की विकासमान परंपरा यानी उसके उद्भव से लेकर अद्यतन स्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस प्रकार साहित्य के इतिहास में हम मानव भावना के विकास क्रम से परिचित होते हैं और उन भावनाओं को व्यक्त करने वाली भाषिक पद्धति के विन्यास से भी परिचित होते हैं। इतिहास की ही तरह साहित्य के इतिहास में भी आरंभ में रचनाकारों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का विवरण देना ही पर्याप्त समझा जाता था, परंतु जैसे जैसे साहित्य इतिहास के लेखन के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, उसमें गंभीरता और सूक्ष्म विश्लेषण की प्रवृत्ति का समावेश हुआ, जिस कारण रचनाकारों की रचना प्रक्रिया और तत्कालीन समाज की प्रवृत्तियों को समझने की हर संभव कोशिश हुई। उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को भी उनके साहित्य से जोड़कर देखा जाने लगा और इस प्रकार विभिन्न संदर्भों में उनकी रचनाओं का विश्लेषण आरंभ हुआ। जिस प्रकार एक इतिहासकार तत्कालीन घटनाओं और परिवेश का काल क्रमानुसार वर्णन करता है, उसी प्रकार एक साहित्य इतिहासकार रचनाकारों और उनकी रचनाओं पर पड़ने वाली तत्कालीन परिस्थितियों और प्रमुख प्रवृत्तियों का काल क्रमानुसार वर्णन करता है। यानी साहित्य इतिहास में हम साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। इतिहास अचानक से अपने विकास की चरम स्थिति तक नहीं पहुंचता। इसके लिए विद्वानों को क्रमशः सामग्री संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि कई प्रक्रियाओं के स्तर पर गुजरना पड़ता है। इस अध्ययन की प्रक्रिया में इतिहासकार या साहित्य इतिहासकार का अपना दृष्टिकोण भी शामिल होता है, जिसके माध्यम से वह इतिहास या साहित्य के इतिहास को देखकर, परखकर उसे व्याख्यायित करता है। इतिहासकार के इसी नज़रिए या दृष्टिकोण के आधार पर ही इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इतिहास के अध्ययन में सहायक दृष्टिकोणों, धारणाओं तथा अध्ययन पद्धतियों के समूह को इतिहास दर्शन कहना चाहिए, जिनका प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाता रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के उक्त कथन को समझने के लिए यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर गौर करें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक इतिहासकार का दृष्टिकोण या दर्शन
धारणा और अध्ययन पद्धतियाँ अलग अलग हैं। जहाँ गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति को आधार बनाया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने कालानुक्रम पद्धति का अनुपालन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति अपनाई, तो गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग इतिहास लेखन में किया। आचार्य शुक्ल की विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता पाश्चात्य विद्वान तैन माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 कालखंडों का नामकरण भी किया। कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त सभी पद्धतियाँ, प्रवृत्तियाँ या दृष्टिकोण ही इतिहास दर्शन है। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य के विभिन्न इतिहासकारों द्वारा यह धारणा बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी कि किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है, या साहित्य की प्रवृत्तियाँ संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती हैं। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में फ्रेंच विद्वान तैन ने प्रतिष्ठित किया, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति यानी रेस, वातावरण यानी मिल्यू एवं क्षण विशेष यानी मोमेंट। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल तैन से प्रभावित रहे हैं। तैन ने अपनी व्याख्या द्वारा यह स्पष्ट किया कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण अति आवश्यक है। तैन के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने आपत्ति की कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपर्युक्त 3 तत्वों को ही दिया है, जबकि साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। परंतु तैन का मोमेंट शब्द लेखक के व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति करता है। उसका तात्पर्य यह है कि मोमेंट या क्षण विशेष में लेखक क्या सोचता, क्या समझता, क्या अनुभव करता है, वह भी निश्चित रूप से उसके साहित्य में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क्सवाद से प्रभावित आलोचकों ने द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करने की कोशिश की। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण और अर्थविज्ञान के आधार पर भी साहित्य के विभिन्न पक्षों के, विशेष रूप से शैली पक्ष के विकास की व्याख्या विद्वानों द्वारा हुई, परंतु उपर्युक्त विद्वानों के निष्कर्षों में पारस्परिक सामंजस्य और एक रूपता का अभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, जो अध्येता के मार्ग को सुगम की जगह दुर्गम ही बनाता है। सही अर्थों में वर्तमान युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी अधिक शाखा उपशाखाओं का विकास हो चुका है कि मानव उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रखकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों एवं शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उससे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का विवेचन और विश्लेषण अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि अब जो साहित्यकार वर्तमान युग की संपूर्ण चेतना को आत्मसात कर उसे अपनी जिस रचना में अभिव्यंजित करेगा, वही रचना साहित्य के इतिहास दर्शन को सही रूप में प्रतिबिंबित कर पाने में समर्थ होगी। धन्यवाद।